नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्रीमती धापू देवी मेमोरियल कॉलेज बाड़मेर की इतिहास की लाइव क्लास में। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित है, उसकी इकाई प्रथम जो मध्यकालीन इतिहास के स्रोत है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इकाई प्रथम में है आपका टॉपिक या चैप्टर जिसे हम कहें, वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, कि वह कौन कौन से स्रोत है जिनसे मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। इतिहास क्या है और इतिहास का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हल्की सी जानकारी कि इतिहास क्या है। इतिहास शब्द तीन शब्दों से मिलके बना है, इति प्लस ह प्लस आस, यानी इति यानी ऐसा, ह यानी निश्चित रूप से, आस यानी घटित हुआ, यानी ऐसा निश्चित रूप से जो घटित हुआ, या इसके बारे में हम कहें कि निश्चित रूप से जो घटित हुआ वह इतिहास है, जिसके प्रमाण चाहे वो पुरातात्विक साक्ष्य से मिलते हो, चाहे वो साहित्यिक स्रोत से मिलते हो, जो प्रमाणित है, जिसे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार इनको इतिहास को परिभाषित करने का प्रयास किया है। यूँ कहें तो इतिहास, हिस्ट्री, जो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ अनुसंधान होता है, लेकिन भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसार इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। इतिहास की बहुत ही अच्छी परिभाषा विद्वान E.H. कार, जो यूके के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंध थे, उन्होंने कहा कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाला अनवरत संवाद है। E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान दोनों के बीच चलने वाला अनवरत संवाद है। इसी प्रकार एक और विद्वान ब्यूरी, जिन्होंने इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न ज़्यादा। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। एक और विद्वान रोमिला थापर, जिन्होंने इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा है कि अतीत के आईने पर जमे हुए धूल के कणों को हटाना इतिहास है। अर्थात कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो अतीत में घटित हुआ वह इतिहास है, जिनको हम तथ्यों से या ऐतिहासिक स्रोतों से या पुरातात्विक स्रोतों से हम प्रमाणित करते हैं, वही इतिहास है। इतिहास के जनक हेरोडोटस कहे जाते हैं। तो अब बात करें कि मध्यकालीन इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत है, तो मध्यकालीन इतिहास को जानने के प्रमुख रूप से हम इसे अगर स्रोतों में बांटें तो हम इसे तीन पार्ट कर सकते हैं, तीन पार्टों में बांट सकते हैं। एक साहित्यिक स्रोत, जो साहित्य लिखा गया। दूसरा पुरातात्विक स्रोत, जिनके अंतर्गत पुरालेख है, सिक्के हैं या स्मारक है आदि आते हैं ये। और तीसरा वो स्रोत, वो यात्री, विदेशी यात्री जो भारत आए और जिन्होंने भारत के बारे में, तत्कालीन समय के बारे में और यहाँ की लोगों के बारे में लिखा, उनके विवरणों से जो प्राप्त होता है वो इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में काम आता है। तो इस प्रकार इतिहास को जानने के लिए, इतिहास को समझने के लिए स्रोतों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से हमें इन्हें तीन पार्टों में बांटा गया है, या हम इसे तीन पार्टों में बांट सकते हैं। एक साहित्यिक स्रोत, जो उस समय लिखे गए साहित्य, चाहे वो अरबी हो साहित्य या फारसी साहित्य हो, वो। दूसरा पुरातात्विक स्रोत, जो पुरालेख है, जो सिक्के है या जो स्मारक उस समय बनाए गए जो बाद में हमें प्राप्त हुए वो। और विदेशी यात्रियों के विवरण जो यहाँ पे आए और उन्होंने जो है हमारे यहाँ के बारे में लिखा, तो उनसे जो है हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, जो मुख्य रूप से इतिहास जानने के स्रोतों के रूप में काम आते हैं।
तो आज हम इसी स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इतिहास को जानने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से स्रोत है जिनसे हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे प्रथम आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे साहित्य जो अरबी और फारसी, क्योंकि जो सल्तनत काल में जो पहले यात्री कुछ आए या जो थे साहित्यकार, उन्होंने अरबी भाषा में लिखा, लेकिन बाद में जो है मुग़लों के समय या उससे थोड़ा पहले जो है फारसी भाषा मुग़लों की राजभाषा थी, तो साहित्य फारसी भाषा में लिखा गया। तो अरबी और फारसी दोनों भाषाओं का जो साहित्य लिखा गया वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है, चाहे वो सल्तनत कालीन हो या फिर चाहे वो मुग़ल कालीन साहित्य हो। तो इस प्रकार साहित्य में सबसे विशेष जो है वो इन्हीं मुस्लिम साहित्यकारों का विशेष योगदान है, क्योंकि उस समय शायद विद्वानों का मानना है कि हिंदू लोग जो है वो इतिहास में विशेष रुचि नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने इतिहास लेखन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो मुस्लिम लोग थे उनमें इतिहास लेखन के प्रति रुचि थी, या इसके भी कई कारण भी थे। एक तो कि जो उनके जो पैगंबर थे या जो धर्म गुरु थे, तो उनकी प्रशंसा के रूप में कुछ न कुछ लिखते रहते थे, तो वो भी इतिहास के रूप में काम आया। या इसके बाद जो भी और भी कई कारण थे जिनके कारण विशेष रूप से अगर इतिहास लेखन की बात करें तो तत्कालीन समय में मुस्लिम साहित्यकारों या मुस्लिम विद्वानों का इतिहास लेखन में विशेष रूप से योगदान रहा है। तो हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की, जिनमें साहित्यिक स्रोतों को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक सल्तनत कालीन साहित्यिक स्रोत और दूसरा मुगल कालीन साहित्यिक स्रोत। सल्तनत कालीन, जब सल्तनत की सल्तनत प्रारंभ हुई, उसमें जो साहित्य लिखा गया उसे सल्तनत कालीन साहित्य की श्रेणी में रखा गया है। और उसके बाद जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 के युद्ध में, जब वो इब्राहिम लोधी को पराजित करते हैं और भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं, तो उसके बाद उसे मुगल काल कहा गया। और उस मुगल काल के दौरान जो साहित्य लिखा गया वो मुगल कालीन साहित्य की श्रेणी में आता है। और उसके बाद तीसरा जो इसमें लें साहित्य में, तो वो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जो विदेशी यात्री आए, चाहे वो मार्को पोलो हो या इब्न बतूता हो, या उसके बाद जो जहांगीर के शासनकाल में आने वाले अंग्रेजी राजदूत या अंग्रेजी यात्री कहें, चाहे वो हॉकिंस हो या और भी कोई, तो या फिर अकबर के काल में आने वाले। तो इस प्रकार जो विदेशों से आए और उन्होंने कुछ लिखा हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, परंपराएं या भौगोलिक स्थिति, तो उनके बारे में जो कुछ भी लिखा गया उस समय, तो वो एक इतिहास को जानने के काम आता है, जिनसे हम इतिहास को अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो स्रोत के रूप में काम आता है। हालांकि कुछ विद्वान ऐसे भी थे जो भारत में नहीं आए, बल्कि वहीं बैठे बैठे ही सुनी सुनाई बातों पर जो यात्री यहाँ से गए उनसे जानकारी प्राप्त करके उन्होंने विवरण लिखा। तो उन विवरणों को इतिहासकार विशेष रूप से मान्य नहीं मानते हैं कि उन्होंने क्योंकि वो भारत आए ही नहीं, उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर लिखा, तो इसलिए उसको विशेष रूप से मान्यता नहीं दी जाती है। फिर भी कुछ जानकारियाँ, उनसे भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जो इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में काम आती है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि पढ़ते हैं सल्तनत कालीन इतिहास, जो सल्तनत काल में लिखा गया। इसमें बात करें सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में, तो इसमें ऐसे बहुत सारे ग्रंथ जो अरबी भाषा में लिखे गए या फिर फारसी भाषा में लिखे गए, उनसे तत्कालीन समय के शासकों के बारे में, उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है जिनसे हमें
इतिहास के बारे में या उनको जानने के बारे में महत्वपूर्ण साधन का काम करती है। जैसे एक सिंध पर लिखा गया इतिहास जो चांचनामा या चाचनामा के नाम से विख्यात है, जिसमें सिंध का इतिहास दिया गया है, लेकिन उसका मूल लेखक कौन था उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन फिर भी उस चाचनामा से जो है सिंध के बारे में और वहाँ का जो एक कहें शासक था उसके बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार और उसके बाद जो बहुत सारे ऐसे साहित्यिक स्रोत जो उस समय लिखे गए जिनसे उसके बारे में उस समय के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है, तो उनमें कौन कौन से ऐसे ग्रंथ या ऐसे पुस्तकें लिखी गई जिनसे सल्तनत काल के समय की जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है या इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो उनमें मुख्य से रूप से है जैसे तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद आप सब जानते हैं कि तहकीक-ए-हिंद बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे अल-बरूनी ने लिखा, जो मोहम्मद गजनवी के साथ कन्नौज अभियान के दौरान 1018-19 ईस्वी के लगभग भारत आया था। गजनवी के साथ ही आया था, फिर यहाँ पे रहा और उन्होंने जो है गजनवी के बारे में लिखा, बहुत कुछ उनकी नीतियों के बारे में, भारत के बारे में, उन्होंने जो अभियान किए उनके बारे में। तो इस किताब से बहुत सारी इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त होती है। और यह तहकीक-ए-हिंद जो है वह अरबी भाषा में लिखा गया था। इस ग्रंथ में गजनी से लेके जो गजनी का शासक था, गजनी जो एक प्रांत था या क्षेत्र था, उसका शासक जो था सुबुतगिन, उससे लेकर महमूद गजनवी के 1020 ईस्वी तक जो उनका काम किया, यानी कि जो गजनी का शासक सुतुबगिन उससे लेके महमूद गजनवी का 1020 ईस्वी तक का इसमें वर्णन किया गया है। तो इतिहास की दृष्टि से या उसको जानने से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद करें बात तो तारीख-ए-यामीनी जो अल-उतबी ने लिखी, यह भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनसे इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है या एक स्रोत का रूप में काम करता है ये। तो तारीख-ए-यामीनी अल-उतबी जिन्होंने लिखा और यह भी अरबी भाषा में रचा गया। इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि ये जो है अल-उतबी द्वारा लिखा गया ग्रंथ तारीख-ए-यामीनी, ये क्योंकि उतबी जो था वो कभी भारत नहीं आया था, उसने यहाँ से जो वापस गए, चाहे वो यात्री हो या सैनिक हो या कोई कुछ भी हो, उनसे जो जानकारियाँ प्राप्त हुई उसके बारे में, उनसे सुनी सुनाई बातों पर ये लिखा गया तारीख-ए-यामीनी, जिसे इतिहासकार विशेष भरोसेमंद नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी इससे भी इतिहास को जानने के काफ़ी महत्वपूर्ण बातें पता चलती है। उसके बाद बात करें ताजुल मासिर, जिसे हसन निज़ामी ने लिखा। तो ताजुल मासिर जिसे हसन निज़ामी ने लिखा, इस ग्रंथ में 1191 ईस्वी से 1217 ईस्वी तक दिल्ली सुल्तानों का हाल लिखा है। यानी कि 1191 ईस्वी से लेके 1217 ईस्वी तक का इतिहास, यानी कि दिल्ली पर जो शासक हुए, जो सुल्तान हुए, उनके बारे में काफ़ी जानकारियाँ इस ग्रंथ से मिलती है। किस ग्रंथ से? कि ताजुल मासिर जिसे हसन निज़ामी ने लिखा, इससे काफ़ी जानकारियाँ मिलती है। चौथा ग्रंथ की बात करें तबकात-ए-नासिरी, जो मिनहाजुद्दीन ने लिखा। तबकात-ए-नासिरी जो मिनहाजुद्दीन ने लिखा, ये जो है इसमें 1186-87 में जब पंजाब विजय के दौरान गौरी हिंदुस्तान आए, यानी जब पंजाब पर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने और उसकी विजय प्राप्त की, तो उसी समय जो है मिनहाजुद्दीन भी भारत आए, उसके साथ साथ भारत आए और यहाँ पर जो है मोहम्मद गौरी ने उसे अपनी सेना का काजी नियुक्त किया, क्योंकि सेना में भी काजी होते थे। जो जब युद्ध होता था तो उसे तज़किरा बोला जाता था, यानी कि उपदेश देते थे सेना को जोश बढ़ाने के लिए। तो इसको मोहम्मद गौरी ने इसे काजी नियुक्त किया और इस ग्रंथ की रचना 1259-60 में की।
जब उस समय दिल्ली का सुल्तान शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद था, इसी समय जो है इन्होंने इस तबकात-ए-नासिरी ग्रंथ की रचना की और इसमें नासिरुद्दीन की प्रशंसा की गई है, सुल्तान नासिरुद्दीन की प्रशंसा की गई है और इसी नासिरुद्दीन को समर्पित करते हुए अपनी पुस्तक का नाम तबकात-ए-नासिरी लिखा मिन्हाजुद्दीन ने। और इस पुस्तक में सुल्तान इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन के शासन काल के 15वें वर्ष तक का इतिहास या वृतांत इन्होंने अपनी व्यक्तिगत जानकारी के ऊपर लिखा है या व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर लिखा है। और इसमें रजिया के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है और इन्होंने कहा है कि रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसे इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी चुना था, हालांकि इल्तुतमिश के पुत्र भी थे, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों को छोड़कर रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो इसमें कुछ विशेष ऐसे गुण थे। तो इसी तरह मिन्हाजुद्दीन का भी मानना था कि एक बादशाह के या एक शासक के सारे गुण रजिया सुल्तान में मौजूद थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहें या अभाग्य कहें, यह था कि वह एक स्त्री थी। तो ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मिन्हाजुद्दीन के इस ग्रंथ या किताब या पुस्तक कहें तबकात-ए-नासिरी से प्राप्त होती है। अगली बात करें साहित्यिक स्रोतों में सल्तनत कालीन अमीर खुसरो, जिसे तूतिए हिंद भी कहा जाता है, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और लगभग 8 शासकों का शासनकाल अमीर खुसरो ने देखा और हिंदी को आगे बढ़ाने में इनका विशेष योगदान रहा। इन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की और इनकी रचनाओं से तत्कालीन समय के बारे में, उनके शासकों के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। और लगभग अमीर खुसरो ने 8 शासकों का शासनकाल देखा था। तो अमीर खुसरो की रचनाओं से भी उस समय की जानकारियां प्राप्त होती है, जो एक साहित्यिक स्रोत के रूप में काम आती है। अमीर खुसरो ने काफ़ी ग्रंथ लिखे, जिनमें से जैसे कहें कि किरान उस सदाइन, मिफ्ता उल फतुह, खजाइन उल फतुह, आशिकी, नुह सिपेहर और तुगलकनामा, जो इनकी आखिरी रचना थी या आखिरी कविता जिसे कहा जाता है, वो थी जो गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर लिखी थी। तो इस प्रकार अमीर खुसरो के ग्रंथों में भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती थी। जैसे प्रथम ग्रंथ किरान उस सदाइन है, यह ग्रंथ जो है उन्होंने सुल्तान केकूबाद जो 1287 से 1290 के समय रहा, उसके शासनकाल के दौरान लिखी। उसी तरह जैसे मिफ्ता उल फतूह है, जो जलालुद्दीन खिलजी के समय 1291 ईस्वी में लिखी। इसी तरह खजाइन उल फतूह है, तो ये इसे जिस ग्रंथ को जो ये खजाइन उल फतूह जो ये तारीख़ अलाई नाम से प्रसिद्ध है ग्रंथ, इसी को तारीख़ अलाई भी कहा जाता है। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय इन्होंने लिखी। और इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जो 1311 ईस्वी में विजय थी, उनके बारे में भी इन्होंने कुछ लिखा। ये ग्रंथ 1311 ईस्वी में लिखा। और इस ग्रंथ में खजाइन उल फतूह में अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय, यानी जो उन्होंने उस समय विजय प्राप्त की, और इसके साथ साथ दक्षिण भारत, जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान किया उनको जीतने के लिए, तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। क्योंकि अमीर खुसरो उस समय अलाउद्दीन खिलजी का जब दक्षिण अभियान होता है तो उसमें ये साथ थे, तो इन्होंने दक्षिण की बाजार व्यवस्था का भी वर्णन अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में किया है। इसी तरह जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और फिर जो है राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं में जो युद्ध होता है और राणा रतन सिंह की पराजित हो जाते हैं और फिर पद्मिनी जौहर करती है, तो उसका वर्णन भी इसमें खजाइन उल फतूह में प्राप्त होता है। इसी तरह जैसे कहें आशिकी जो ग्रंथ रचना है, उसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खां और देवल रानी, इनकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। और
जो देवल रानी थे गुजरात के शासक कर्ण की पुत्री थी, उसके प्रेम गाथा का वर्णन इस आशिकी में किया गया है। इसी तरह जैसे नूर सिपहर है, तो इसमें जो है भारत के गौरवशाली और वैभवशाली वर्णन किया गया है। जो भारत का उस समय जो है अमीर खुसरो ने, क्योंकि अमर खुसरो भारत से बहुत प्रेम करते थे और उनकी भारत की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। तो इस प्रकार अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ में नूर सिपहर में जो है भारत के गौरवशाली और वैभवशाली भारत का वर्णन किया है और वैभव की प्रशंसा की है। इन्होंने नूर सिपहर जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में लगभग 1318 ईस्वी में रचना की थी इसकी, और उसकी अंतिम रचना अमीर खुसरो की कहें तो अंतिम रचना थी वह थी तुगलकनामा, जो एक ऐतिहासिक कविता है और जो गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, उसके शासनकाल में लिखी गई। इसके बाद आगे बात करें इसी सल्तनतकालीन शासकों की या क्या और कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, तो उसमें क्या हुआ है? क्या कर रहे हो? हैं? रुक जाओ, कहाँ पे था? हाँ, तो अमीर खुसरो की रचनाओं के बाद अगली बात करें सल्तनतकालीन साहित्य की, तो उसमें आता है एक तारीख ए फ़िरोज़ शाही, जो बरनी द्वारा लिखा गया। और तारीख ए फ़िरोज़ शाही बरनी इन्हें जो है इसमें सल्तनतकालीन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ये माना जाता है ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि बरनी ने बड़ा ही अच्छे विवरण लिखे हैं, बड़े सटीक विवरण लिखे हैं। हालांकि बरनी के कुछ बातों में कट्टरपन झलकता है, उन्होंने ऐसी बातें भी कही है, लेकिन फिर भी जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए उस समय सल्तनत काल में, उन सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ये बरनी का माना जाता है। और इस ग्रंथ में बलबन के राज्यारोहण से लेके जो 1266 ईस्वी में बलबन का 66 में जो कहें बलबन का राज्यारोहण हुआ, उससे लेके फ़िरोज़ तुगलक के 1357 ईस्वी के 6 वर्षों प्रारंभिक 6 वर्षों का इतिहास इसमें वर्णित किया गया है। अगली बात करें स्रोतों में, तो फुतुह उस सलातीन जो ईसामी द्वारा लिखा गया, और यह ग्रंथ जो है ईसामी ने बहमनी राजे, दो प्रांतीय राजे थे बहमनी, तो बहमनी के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में लिखा और उसी को समर्पित किया ये ग्रंथ। और इस ग्रंथ से जो है महमूद गजनवी से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक का इतिहास लिखा गया है। यानी जो ईसामी ने लिखा ग्रंथ फुतुह उस सलातीन, तो इसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक और उससे पहले मोहम्मद गजनवी तक का इतिहास इसमें वर्णित किया गया है। इसके बाद तारीख मुबारक शाही ये रचना लिखी गई, इसमें भी बहुत सारे जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो इस प्रकार सल्तनतकालीन इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों में कौन कौन से ग्रंथ थे, तो हमने पढ़े कि कौन कौन से वे ग्रंथ जिनसे सल्तनत काल के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। अब आते हैं मुगल कालीन साहित्यिक स्रोत, जो मुगलों के शासनकाल के दौरान लिखे गए, जो विशेषकर फारसी भाषा में, क्योंकि मुगलों की जो है राजभाषा फारसी थी, तो इस कारण विद्वानों ने जो है फारसी को ही विशेष महत्व दिया। और फारसी भाषा महत्व के कारण जो अनेक ग्रंथ फारसी भाषाओं में ही लिखे गए, लेकिन फिर भी जो है इनसे जो है बहुत सारी जानकारियाँ भिन्न भिन्न शासकों के शासनकाल के दौरान जो साहित्य लिखा गया, उनसे बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी प्राप्त होती है जिनसे इतिहास जानने या मुगल कालीन समय में सामाजिक व्यवस्था या शासकों के बारे में, उनकी कार्यों के बारे में, या भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, या शहरों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इनसे प्राप्त होती है। इस प्रकार हम इसे एक तरह से कहें कि मुगलकालीन साहित्य भी जो है वो साहित्यिक स्रोतों की श्रेणी में
के अंतर्गत आता है, जिससे जो है हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। जिनसे अब मुगल कालीन समय में या मुगलों के समय में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, उन पर एक नज़र डालते हैं। मुगल कालीन साहित्यिक स्रोत जिनमें भिन्न भिन्न शासकों के शासनकाल के दौरान लिखे गए, जैसे हबीबुस सियार, कानून ए हुमायूं, जो हुमायूं के शासनकाल के दौरान लिखे गए ये ग्रंथ दोनों ही, हबीबुस सियार और कानून ए हुमायूं, जिसके रचनाकार कहें या लेखक जो थे वो खोंदमीर थे। तो इस ग्रंथ में हुमायूं के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसी तरह एक और ग्रंथ जैसे तारीख ए रसीदी, जो मिर्ज़ा हैदर दुगलात, जो बाबर का चचेरा भाई था, उन्होंने लिखा। और इस ग्रंथ में जो है हुमायूं को अफीमची के रूप में बताया गया है। इन्होंने हुमायूं को एक अफीमची बताया, मेजर हैदर दुगलात, जो बाबर के चचेरे भाई थे इन्होंने। तो इसमें भी हुमायूं के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसी तरह जैसे बात करें हुमायूं नामा, जो गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की सौतेली बहन थी और हिंदाल की सगी बहन थी, उन्होंने लिखा हुमायूं के शासनकाल के दौरान ही। तो इसमें हुमायूं के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। लेकिन इसमें एक बात और भी प्राप्त होती है, एक और जानकारी प्राप्त होती है। ये गुलबदन बेगम हुमायूं नामा में लिखती है कि बाबर की मृत्यु, जो बाबर थे मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक, जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, तो उसके बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में वर्णन करते हुए लिखती है कि बाबर की मृत्यु का कारण जो इब्राहिम लोदी की माँ थी उसके द्वारा दिया गया जहर है। तो इस प्रकार हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि बाबर की मृत्यु का कारण दूसरा भी हो सकता है, लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार ये जानकारी प्राप्त होती है कि बाबर की मृत्यु जो है वो इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर को जहर दिया, जिसके कारण बाबर की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार हुमायूं नामा, जो गुलबदन बेगम, जो हिंदाल की सगी बहन थी लेकिन हुमायूं की सौतेली बहन थी, तो उसके द्वारा लिखा गया, जिसमें हुमायूं के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसी प्रकार तज़किरात उल वाक़ियात, जो जोहर अफ्तावची के द्वारा लिखा गया, और इस ग्रंथ में भी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है जिनसे उस समय के बारे में हमें जो है काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होती है। जो जोहर अफ्तावची था वो हुमायूं का रसोइया था, और ये रचना जो है अकबर के समय में की गई। और इस ग्रंथ में या इस रचना में हुमायूं के जीवन की घटनाओं के बारे में बताया गया है, या हुमायूं के जीवन की घटनाओं के बारे में लिखा गया है। इसी तरह अगर बात करें और दूसरी बातों की या दूसरे ग्रंथों की, तो इसमें आता है तज़किरा ए हुमायूं व अकबर, जो बायजीत बयात के द्वारा लिखा गया। तो तज़किरा ए हुमायूं व अकबर, जो बायजीत बयात के द्वारा रचना की गई, इसमें भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। बायजीत बयात की एक खास विशेषता ये है कि अकबर के जीवनी के बारे में, अकबर के जीवन के बारे में लिखने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति जो था वो बायजीत बयात ही था। यानी कि अकबर के जीवन के बारे में सबसे प्रारंभ में लिखने वाला अगर व्यक्ति कोई था तो वह बायजीत बयात था। इन्होंने इनके बारे में ये ग्रंथ लिखा कि तज़किरा ए हुमायूं व अकबर, जिसमें हुमायूं और अकबर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। और इसमें यहाँ पर जो है हुमायूं के जीवन की घटनाओं के बारे में बताया जाया है, या हुमायूं के बारे में या अकबर के बारे में बताया गया है। जो बायजीत बयात है वो अकबर के जीवन या जीवनी लिखने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे। इसके बाद अगर बात करें तो तबकात ए अकबरी, जो निज़ामुद्दीन अहमद, जिसे निज़ामी कहा जाता है, उनके द्वारा ये रचना की गई। और इस रचना में जो है खलीफा का षड्यंत्र, यानी खलीफा का षड्यंत्र, यानी जो खलीफा थे, जो हुमायूं को शासक न बनाकर किसी अन्य को जो है हुमायूं के स्थान पर निज़ामुद्दीन खलीफा को
शासक बनाना चाहते थे, बनना चाहता था, उसके बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ इसमें एक और जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें लगभग 3200 मुगल कस्बों का उल्लेख भी किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मुगल काल में लिखी गई ग्रंथ उनसे प्राप्त होती है। अगली बात करें तारीख ए अकबर, जो आरिफ कंधारी द्वारा रचित पुस्तक है या आरिफ कंधारी की रचना है जो तारीख ए अकबर। तो आरिफ कंधारी जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 ईस्वी में होता है अकबर और हेमू के बीच में, तो इसमें ये जो है आरिफ कंधारी इस युद्ध का यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 इसका प्रत्यक्ष दृष्टि था। और इसमें जो है इसने अपना विवरण जो है आंखों देखा हाल, पानीपत की द्वितीय युद्ध का आंखों देखा हाल इसने लिखा है तारीख ए अकबर आरिफ कंधारी द्वारा। यानी आरिफ कंधारी जो थे वह पानीपत के द्वितीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे, ये भी उस समय वहाँ मौजूद थे उस युद्ध भूमि में, तो इन्होंने अपना आंखों देखा विवरण भी इस पुस्तक में दिया है। तो इस प्रकार हमें इसकी जानकारी भी प्राप्त होती है कि पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था। नेक्स्ट बात करें मुतखब उल तवारिख जो बदायूनी द्वारा लिखी गई, और इस ग्रंथ में जो है बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। इसके साथ साथ इसमें हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी विवरण प्राप्त होता है, क्योंकि बदायूनी जो थे वो हल्दी घाटी के युद्ध में भी शामिल हुए थे एक गाजी की उपाधि प्राप्त करने के लिए। तो जो है ये गाजी की उपाधि प्राप्त करने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल हुए थे, और इन्होंने जो है हल्दी घाटी का प्रत्यक्ष यानी आंखों देखा विवरण भी दिया है। यानी हल्दी घाटी के युद्ध के जो आंखों देखा हाल या प्रत्यक्षदर्शी थे वो बदायूनी थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक मुनखब उल तवारिख में इसका वर्णन भी किया है। और इस ग्रंथ में बहुत सारी जानकारी, उस समय की जानकारी जो हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1578 ईस्वी में हुआ, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती है। और यह बदायूनी जो था वह अकबर का घोर आलोचक था। यानी जो अकबर की धार्मिक नीति थी, जो सौहार्दपूर्ण धार्मिक नीति थी, जिनके अनुसार अकबर अपना शासन कार्य चला रहा था, जिसके कारण जो है काफ़ी राजपूत शासक भी अकबर के मित्र बन चुके थे। लेकिन इन सारी नीतियों का ये जो, क्योंकि बदायूनी जो है वह अकबर की धार्मिक नीति को इस्लाम विरोधी मानते थे, जिस कारण जो है वो हमेशा अकबर की नीतियों का आलोचना करते रहते थे। और तो ये अकबर की नीतियों के घोर आलोचक थे, और इसके साथ साथ ये हल्दी घाटी युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी थे। अब अगली बात करें नफाइस उल मासिर जो कजवानी द्वारा लिखा गया, और इसमें जो है अकबर की गुजरात विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। यानी अकबर ने जो गुजरात पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की, उसकी जानकारी हमें जो है इस नफाइस उल मासिर से प्राप्त होती है, जिसकी रचना कजवानी ने की थी। नेक्स्ट बात करें अकबरनामा जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया। अबुल फजल और फैजी दो भाई थे जो अकबर के दरबार में थे, और अबुल फजल की हत्या जहांगीर द्वारा करवाई गई थी। आपने पढ़ा भी होगा शायद। तो जो है इन्होंने अकबरनामा लिखा, और अकबरनामा के 3 पार्टों में बांटा गया है। लेकिन इस अकबरनामा में भी बहुत सारी जानकारियां अकबर के समय की प्राप्त होती है, और इससे जो है दूसरा इस पुस्तक का नाम जो अकबरनामा है, इसको गुलाब बाग की संज्ञा अबुल फजल ने इसे दी थी, यानी इसे गुलाब बाग भी कहा था। और इस पुस्तक में हुमायूं का भी वर्णन मिलता है, हुमायूं के बारे में भी जानकारियां प्राप्त होती है। और अबुल फजल ने हुमायूं की तुलना अरस्तु से की, यानी जो अरस्तु थे, जो बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे हुमायूं की तुलना इन्होंने की है। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने जो अकबर के शासन का राज दरबार में
36 गायकों का इन्होंने उल्लेख किया है इस पुस्तक में। और इन 36 गायकों में से तानसेन को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो इस प्रकार बहुत सारी जानकारियाँ अकबर के शासनकाल के दौरान उनके अकबर के बारे में, या फिर कहें कि उनसे पूर्व के जो शासक हुए चाहे हुमायूं का, तो उनके बारे में भी इस पुस्तक में जो अकबर नामा है, जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया, जो फैजी और फजल दोनों भाई थे, तो इसमें बहुत सारी जानकारियाँ इसके अंतर्गत हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें, इकबाल नामा ए जहांगीर, जो मोतमीद खां द्वारा लिखा गया। ये मोतमीद खां वही मोतमीद खां है जिन्होंने जो है जब जहांगीर और नूरजहां को कैद कर लिया गया था, तो इन्होंने अपनी कूटनीति से जो है उन दोनों को छुड़वाया था। तो इन्हीं द्वारा रचा गया इकबाल नामा ए जहांगीरी रचना की गई है। और इसमें जो है जहांगीर के बारे में बहुत सारी विवरण प्राप्त होते हैं, और इसमें ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि जहांगीर शासन के दौरान जब नूरजहां से जो एक विधवा थी उससे शादी करने के बाद जो है वो जहांगीर शासन व्यवस्था से बिल्कुल हट गया था, और पूरा कार्यभार जो है वो नूरजहां को दे दिया था। और नूरजहां ही वास्तविक संचालिका थी प्रशासन की या शासन की, और जहांगीर जो है वो शराब के नशे में ही पड़ा रहता था। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां भी इस ग्रंथ के अंतर्गत प्राप्त होती है। और इसके बाद जो बात करें कि बादशाह नामा, जो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान लिखा गया, और इसमें जो है 3 रचनाएं हैं बादशाह नामा की, जिसे अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। तो इस प्रकार इसमें भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें गुलशन ए इब्राहिम, जो फरिश्तों द्वारा रचा गया, और इस ग्रंथ में जो है बहुत सारी जानकारियां मिलती है। और इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ग्रंथ जो है संपूर्ण भारत का इतिहास उपलब्ध करवाता है, यानी इसमें संपूर्ण भारत के इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ ये ग्रंथ जो है 1611 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में लिखा था। और इसमें जो है पूरे भारत की जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसी तरह औरंगजेब के शासनकाल, हालांकि औरंगजेब जो था वह बहुत ही कट्टर मुस्लिम था, कट्टरतापन उसमें ज़्यादा थी। उसने बाकी सब जो है सजावट या और भी बहुत सारी बातें ऐसी जिन पर रोक लगा दी थी, संगीत पर, लेखन पर, लेकिन फिर भी इसके शासनकाल के दौरान भी बहुत सारे कुछ ग्रंथ लिखे गए जिनसे भारतीय इतिहास के बारे में या मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। जैसे इसमें कहें कि आलमगीरनामा, जो मोहम्मद काजिम सिराजी द्वारा लिखा गया। इसी तरह खुलासत उल तवारिख, जो सुजान राय भंडारी द्वारा लिखा गया। और इसके अंतर्गत बहुत सारी उस समय की जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कहें कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से साहित्यिक स्रोत आते हैं, तो उसमें ये जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके साथ साथ मुगल कालीन साहित्य के बारे में एक रचना और जैसे बाबर नामा भी है, जो बाबर ने लिखी, जिसकी तुर्की भाषा में लिखी, और उसके बाद उसका फारसी अनुवाद भी बाद में किए गए। तो बाबर नामा में भी बहुत सारी भारतीय क्षेत्रों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। यहाँ के जो बाग थे, कश्मीर में जो बाग थे, उनके बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो इस प्रकार साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम इसे 3 पार्टों में बांट सकते हैं। एक सल्तनतकालीन साहित्यिक स्रोत, दूसरा मुगल कालीन साहित्यिक स्रोत, जो सल्तनत काल में लिखे गए साहित्य अरबी और फारसी में, उसे सल्तनत कालीन साहित्यिक स्रोत का श्रेणी में रखा जाता है, जिनसे कौन कौन से ग्रंथ हैं आपको बताए, और उनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसी प्रकार मुगल कालीन साहित्यिक स्रोत, जो मुगलों के शासनकाल के दौरान लिखे गए, जो विशेष रूप से फारसी भाषा में है, रचित है, तो उस समय मुगल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। और इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में जैसे इब्न बतूता हो या मोरको पोली हो,
इनसे इनके द्वारा रचित ग्रंथों में भी, जैसे इब्न बतूता की जो रेहला पुस्तक है, इनसे भी भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है उस समय की। और इसके बाद मुग़ल काल के दौरान आने वाले यात्री, चाहे वो जहांगीर के शासनकाल में आने वाले यात्री हो या अकबर के शासनकाल के दौरान आने वाले हॉकिन्स, या जहांगीर के शासनकाल में आने वाले हॉकिन्स वगैरह, तो इस प्रकार के बहुत सारे विदेशी यात्री जो भारत में आए और उन्होंने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में या इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में या रीति रिवाजों के बारे में, परंपराओं के बारे में जो कुछ भी लिखा, वो भी एक इतिहास का जानने का स्रोत है और इसे हम साहित्यिक श्रेणी में ही रख सकते हैं। तो जो है इस प्रकार एक श्रोता, तो दूसरा अगली बात करें तो वो पढ़ेंगे हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थे साहित्यिक स्रोत। तब तक के लिए नमस्कार।